Welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain second chapter of Hornbill book. And name of chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. Written by the writer Gordon Cook and Alan East. Now I will tell you introduction of the chapter कि राइटर है वो इस चैप्टर में क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू. दिस चैप्टर इज ए फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन एडवेंचरस ordeal. Ordeal means difficulties that a family experiences. कि एक फैमिली है वो एक एडवेंचर पे जाती है तो वहां पे उस एडवेंचर के दौरान उन्हें कौन कौन से डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. वी शुड हैव करेज. इस फैमिली के थ्रू एक राइटर जो कि गोर्डन कोकल एलानिस्ट हैं वो राइटर हमें मीनिंगफुल मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. वो मैसेज है कि वी शुड हैव करेज एंड ऑप्टिमिज्म इन डिफरेंट कंडीशंस. कि डिफरेंट कंडीशंस में हमें ऑप्टिमिज्म होना चाहिए. ऑप्टिमिज्म इज होपफुल. हमें आशावादी होना चाहिए. वी शुड बी डिटरमाइंड. इट टीचेस अस ग्रेट लेसन नॉट टू लूज कॉन्फिडेंस एंड होप when even death seems certain. अगर हमारे सामने हमारी डेथ भी होती है उस टाइम पे भी हमें नहीं डरना चाहिए, हमें होपफुल होना चाहिए. इस चैप्टर के थ्रू हमें ये मैसेज मिलता है. नाउ कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट, नरेटर. He was 37 years old. He wants to become famous explorer. He was very courageous and optimistic. Optimistic means hopeful. Next, Mary. Mary, she was wife of narrator Jonathan. Jonathan, lovingly called John. He was 6 years old and he was very brave boy. Next, Susan. Susan, she was 7 years old, good artist, brave, optimistic, endurance power मीन्स उसके अंदर सहनशील पावर है. सहनशील वो बहुत ही सहनशील थी. एंड लविंगली कोल्ड शू. अमेरिकन लैरी बीगिल, स्विस हाफ सेगलर. ये दोनों है, ये दो क्रूमैन होते हैं. क्रूमैन मीन्स नाविक. जिनको नरेटर है वो रफ वेदर को टैकल करने के लिए लेता है. American Larry Beagle and Swiss Herb Segler. They are two crewmen, cheerful in nature. They are hard worker, brave and optimistic in critical condition. Next है वेवाकर. वेवाकर क्या है? ये किसी कैरेक्टर का नाम नहीं है. It is name of a boat. ये एक नाव का नाम है. 23 मीटर जिसकी लेंथ वो 23 मीटर होती है, जिसका वेट है वो 30 टन होता है. And wooden beauty and it was made by wood. और इस को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट भी किया जाता है और रफ से रफ वेदर में इसकी टेस्टिंग भी की जाती है ताकि जर्नी के दौरान ये बोट है ये ब्रेक ना हो, इसलिए इसका टेस्ट भी किया जाता है. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की समरी में स्टार्ट करती हूँ. इस चैप्टर की समरी में क्या है, जो हमारे नरेटर हैं वो एक जर्नी स्टार्ट करते हैं. उनकी ये इच्छा होती है कि 2000 ईयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने एक सी जर्नी की थी. वो उसी जर्नी को की डुप्लीकेट करना चाहते हैं. मीन्स वो भी उनकी तरह सी जर्नी करना चाहते हैं और इसलिए वो प्लानिंग करते हैं. और वो उसकी वाइफ लास्ट 16 ईयर्स से इस जर्नी के लिए प्रैक्टिस भी कर रही है. प्रैक्टिस इन द सेंस कि जब भी उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो अपनी जर्नी की स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे उस टाइम पे डिफिकल्टी आ जाए तो उनको फेस करना है, कैसे क्या करना है. वो लास्ट 16 ईयर्स से इस काम में लगे हुए हैं. और उनकी जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है 1976 में. उस जर्नी में नरेटर, उसके सन मीन्स जॉन और उनकी डॉटर शू, उनकी वाइफ मैरी, ये सब जर्नी को स्टार्ट करते हैं. और जर्नी को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मीन्स वो 3 इयर्स की प्लानिंग करते हैं और 3 इयर्स की प्लानिंग में जो उनका फर्स्ट लैग होता है, फर्स्ट लैग मीन्स फर्स्ट फेज,
वो होता है 1,05,000 किलोमीटर का, और उस फर्स्ट लेग को वो प्लीजेंटली कवर भी कर लेते हैं। और उनका फर्स्ट लेग है वो अफ्रीका टू केप टाउन का होता है, जिसको वो बहुत ही आराम से बिना डिफिकल्टीज के कवर कर लेते हैं। अब क्या होता है कि उनकी जो बोट है वेवाकर, जिसमें वो जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी भी आपको बताया है कि जो वेवाकर है वो एक बोट है, 23 मीटर है और 30 टन इसका वेट है, और इसका रफ से रफ वेदर में भी इसकी टेस्टिंग की जाती है ताकि अच्छे से काम करे। अब वो दो क्रूमैन, एक तो है अमेरिकन लैरी विगिल और सेकंड है स्विस हब सेगलर, इन दोनों को लेते हैं किस लिए कि जो सदर्न ओशियन है, सदर्न इंडियन ओशियन, उसको टैकल करने के लिए, क्योंकि ये वर्ल्ड का बिल्कुल ही रफेस्ट ओशियन है, तो इसको टैकल करने के लिए वो इन दो क्रूमैन को लेते हैं नरेटर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो इनकी फैमिली है और साथ में दो क्रूमैन भी हैं, अब ये केप टाउन से आगे निकल चुके हैं। अब केप टाउन से आगे निकले हुए इनको 2 दिन हो चुके हैं। अब सेकंड डे क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग गेल्स हैं, गेल्स मीन्स वेव्स, लहरें, वो चलनी स्टार्ट हो जाती है, और उनकी जो हाइट है उन वेव्स की वो 15 मीटर है, और इतनी हाइट है जितनी कि उनकी मेन जो मास्ट है उनका, उसकी हाइट है उतनी इनकी उतनी ही वेव्स की हाइट है। अभी यहाँ पे डेट है दिसंबर 25। दिसंबर 25 को क्या होता है कि वो केप टाउन से ईस्ट की ओर जा रहे हैं, और दिसंबर 25 को ये 3,500 किलोमीटर को कवर कर लेते हैं। में से इतनी आगे केप टाउन से निकल चुके हैं, ईस्ट की डायरेक्शन में ये जा रहे हैं। अब वहां पे वेदर थोड़ा सा रफ होता है, तो उसी वेदर में वो क्रिसमस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, बहुत अच्छे से वो स्पेंड करते हैं। उसके बाद न्यू ईयर आता है, तो न्यू ईयर को भी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं होता। अब वो ये होप करते हैं कि वेदर है वो चेंज हो जाएगा। अब वेदर चेंज होता भी है, लेकिन पहले से भी वर्स हो गया, बहुत ही बेकार हो गया वेदर। अब डेट है जनवरी 2। जनवरी 2 को क्या होता है कि जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही ऊपर तक उठती हैं, बहुत बड़ी होती है लहरें, और वो अपनी स्पीड को कम करने के लिए अपने जो स्टोम जिब होते हैं, जो त्रिपाल होते हैं स्टोम के उनके, उनको वो गिरा देते हैं ताकि जो बोट की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और अपनी सेफ्टी के लिए वो मूरिंग रोप मीन्स लंगर है वो बांध लेते हैं, अपनी वेस्ट से भी अटैच कर लेते हैं, और लाइफलाइन जैकेट पहन लेते हैं, ऑयल स्किन्स मीन्स वो सारी प्रोटेक्शन कर लेते हैं, और वो अपने को वो 2 बार अच्छे से बांध लेते हैं। मीन्स वो अब रफ वेदर को टैकल करने के लिए रेडी है। अगर कोई स्टॉर्म आ जाएगा तो अच्छे से उसको फेस कर सकते हैं, वो सारे प्रिकॉशंस करते हैं। अब उसके बाद डिजास्टर का जो फर्स्ट इंडिकेशन आता है वो आता है जनवरी 6 PM को। वो इंडिकेशन क्या होता है कि देयर वॉज ओमनियस साइलेंस, मीन्स सब कुछ बिल्कुल साइलेंट हो जाता है सी में, वहां पे कोई भी आवाज नहीं है। डार्क क्लाउड मीन्स बिल्कुल ही काले बादल हो जाते हैं, और ये सब होने के बाद कुछ देर तो बिल्कुल साइलेंस रहता है। उसके थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो साइलेंस थी वो एकदम से थंडर में चेंज हो जाती है, मीन्स बहुत जोर से आवाज आती है, और उसके बाद एक ग्रेट एक्सप्लोजन होता है, जैसे कोई विस्फोट हो। ठीक है, उस ग्रेट एक्सप्लोजन से उनकी जो बोट होती है उसका जो डेक, जो बेस है वो बिल्कुल ही हिल जाता है। अब बेस हिल गया, उसके बाद एक टोरेंट, टोरेंट मीन्स धारा, एक ग्रीन वाटर की टोरेंट है वो उनकी बोट के डेक में से एंटर करना शुरू कर जाती है, मीन्स उनकी बोट में पानी भरना शुरू हो गया। अब नरेटर है वो जैसे ही एक्सप्लोजन होता है तो वो नीचे गिर जाता है। अब उसको ऐसे लगता है कि उसकी जो डेथ है वो बिल्कुल ही नियर है, अब वो मरने वाला है, और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हिज डेथ इज वेरी नियर। अब ये सब होने के बाद कुछ देर के बाद वो देखता है कि वेवाकर है वो उससे कुछ डिस्टेंस पे ही बिल्कुल हॉरिजेंटल है। अब
तभी एक बहुत जोर से वेव जाती है और वेवाकर को बिल्कुल सीधा कर देती है। मिस वेवाकर है वो सीधा हो गया और तभी उसकी जो लाइफ लाइन है वो थोड़े से झटके से काम करती है और एक ऐसी वेव जाती है कि उसको रैगडोल की तरह, हमारे नरेटर को रैगडोल की तरह वेवाकर के पास फेंक देती है। वो पहले बहुत दूर चला गया था वेवाकर से, अब उस वेव्स ने क्या किया, नरेटर को वेवाकर के पास ला दिया। अब नरेटर है वो वेवाकर के पास आ गया है, उसको ऐसे फेंक दिया जैसे कि कोई रैगडोल होती है। रैगडोल मीन्स कपड़े की गुड़िया, उसके नरेटर को एक रैगडोल की तरफ फेंक दिया जाता है। अब नरेटर का जो लेफ्ट रिब है वो क्रैक हो जाती है, उसका माउथ है वो ब्लड और टिप से भरा हुआ है, मीन्स नाउ ही वॉज वेरी इंजर्ड। अब उसे विभाकर का व्हील मिलता है, उसको पकड़ लेता है जोर से बचने के लिए। अब वो उसने व्हील पकड़ा हुआ है, तभी सामने का जो फ्रंट हैच होता है, डोर होता है, वो ओपन होता है। तो उस डोर में से उसको उसकी वाइफ मिस मैरी दिखाई देती है। तो मैरी कहती है कि देयर इज वाटर एंड वाटर एवरीवेयर, वो चिल्लाती है कि हर जगह पानी भरा हुआ है। तो वो ये कहता है कि जो व्हील है उसको पकड़ लो सेफ्टी के लिए, तुम सेफ रहोगी। अब ये सब करने के बाद वो आधा तैरता हुआ आधा चलता हुआ बच्चों के कैबिन में जाता है। अब बच्चों के कैबिन में जाता है तो बच्चों से पूछता है कि आर यू ओके, तो बच्चे ही कहते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, मीन्स शू और जॉन। लेकिन शू ये कहती है कि उसके हेड में थोड़ा सा वो इंजर्ड हो गई है, वो एक बम्प होता है, थोड़ा सा घूंघट निकल जाना, हमारे लग जाती है, थोड़ा सा स्वेलिंग से आ जाती है, बाहर पार्ट निकल जाता है, उसको यहाँ बम्प बोला गया है। तो शू कहती है कि बम्प है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो उसको थोड़ी सी इंजरी है। लेकिन नरेटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि उस बच्ची के बम्प की ओर ध्यान दे, वो बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करता और वो बोट को रिपेयर करने के लिए चला जाता है। उसे एक हैमर मिलता है, मिस हथौड़ा, और कुछ और थोड़ा सा उसको हेल्प के कुछ मटेरियल मिलता है। उसकी हेल्प से वो जो भी गैप होल्स होते हैं उनको कवर करता है। वाटरप्रूफ एक कवर होता है उसको कवर करता है, मीन्स वो उस की रिपेयर में लग जाता है। अब रिपेयर करता है और वैसे मैंने पहले बताया था कि जो शिप है उसमें लगातार पानी आ रहा है, ग्रीन टोरेंट आ रही है। एंड जो बच्चों के टॉयज थे, क्रोकरी, जो भी उनका खाने का सामान था और या फिर उनके चाट है, वो सब पानी में बह गए थे क्योंकि पानी है वो शिप में ज्यादा आ गया था। और मैरी और हर्ब है वो दोनों पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, मीन्स पंपिंग करके वो पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी, तो इसलिए वो पंपिंग करके पानी को बाहर निकालना चाहते हैं। और साथ में वो रेडियो पे वर्किंग कर रहे हैं, नाइट्रो है वो रेडियो पे वर्किंग करता है। रेडियो पे क्या वर्किंग करता है कि वो हेल्प के लिए कोशिश करता है रेडियो के थ्रू, लेकिन कोई भी कनेक्शन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड के रिमोट कॉर्नर में थे, वो बहुत ही दूर थे, इसलिए वहां पे रेडियो है वो उनका कनेक्शन, रेडियो का कनेक्शन वहां पे नहीं हो पाता है। अब उसके बाद वो उनके चार्ट वगैरह हैं वो पानी में तो बह गए थे। अभी जनवरी 3 को क्या होता है कि जो पानी का जो लेवल है शिप पे वो थोड़ा सा कंट्रोल होता है। उसके कंट्रोल होने के बाद जो राइडर है वो शू को देखता है, तो शू का हेड है वो बिल्कुल ही स्वोलन, बहुत उस पे सोजन आ चुकी है, उसके बम पे बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। लेकिन वो अब भी इतनी उसे केयर नहीं कर पाता क्योंकि वो बिजी होता है, इसलिए अब वो चार्ट को देखता है, नेट चार्ट फाइंड करता है, उससे कैलकुलेट करता है कि प्रेजेंटली हम कहाँ पे हैं, हमारी क्या डायरेक्शन है, क्योंकि इतना रफ वेदर हो गया था कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ पे है, उस रफ वेदर में वो किस डायरेक्शन में जा रही है। और अब वो चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि प्रेजेंटली वो कहाँ पे है। अब वो कैलकुलेट करते हैं तो वो देखते हैं अब उन्हें एक ही चीज चाहिए कि कैसे ना कैसे उनके पैरों के नीचे लैंड हो और वो थोड़ी देर के लिए भले सेफ रहे। अब वो कैलकुलेट करता है तो देखता है कि कुछ दूर आगे, मीन्स कुछ डिस्टेंस पे दो आइलैंड है, जिनमें से एक का नाम है आइल एम्स्टर्डम आइलैंड, और ये आइलैंड है ये फ्रेंच
साइंटिस्ट बेस्ड है। जो भी वहाँ फ्रेंच के जो साइंटिस्ट है वो वहीं पे ही जो भी अपनी रिसर्च करनी होती है वो वहीं पे करते हैं, इसीलिए इसको फ्रेंच साइंटिफिक बेस बोला गया है इस आइलैंड को। अब नेटर है वो उस आइलैंड को सर्च करता है और उनके माइंड में कुछ होप होती है कि उनके बहुत जल्दी उनके पैरों के नीचे लैंड होगी। अब ये सब सर्च करने के बाद जनवरी 4 को भी उनकी कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं होती। 36 आवर्स कंटिन्यू पंपिंग के बाद उनकी कंडीशन है वो थोड़ी सी सही होती है और जो मैरी है उसको थोड़े से कोन और बीफ मिलता है और वो 2 दिन में अपना फर्स्ट मील खाते हैं। अब लेकिन उनका जो रेस्ट है वो ओनली फॉर शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि 5 जो जनवरी होती है उस दिन क्या होता है वो लगभग हो तो 4 को जाती है, 4 को शाम को दोबारा से वेदर है वो वर्स हो जाता है और 5 को उनकी कंडीशन दोबारा से डेस्परेट मीन्स होपलेस हो जाती है। बहुत मिस क्लाउड दोबारा से डार्क हो गई है, फिर से थंडर है, बहुत जोर से आवाज आ रही है। अब नाइटर है वो चिल्ड्रन कैबिन में जाते हैं। अब चिल्ड्रन के कैबिन में जाने के बाद वो जॉन से बातें करते हैं, तो जॉन ये कहता है कि क्या हम मरने वाले हैं, लेकिन अगर हम साथ मरेंगे तो हमें मरने से भी डर नहीं लगता। अब जॉन के जो वर्ड्स हैं यही वर्ड्स इस टाइटल में यूज हुए हैं, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये वर्ड्स हैं ये जॉन ने कहे थे जो कि नाइटर का सन है। अब नाइटर इन वर्ड्स का कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है वो इतने अच्छे वर्ड्स बोल रहा है, इतने मोटिवेटेड वर्ड बोल रहा है, तो जॉन है को रेस्पॉन्ड नहीं करता और यहाँ पे जॉन की ब्रेवरी है वो शो भी हो रही है, जो कि वो बहुत ही ब्रेव बॉय है। अब नाइटर वहां से चला जाता है। अब इवनिंग टाइम पे जो नाइटर और उनकी वाइफ दोनों बैठे होते हैं, उन्होंने अपने हाथ पकड़े हुए हैं और वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनका जो एंड है अब बहुत नियर है, अब हो सकता है कि उन सबकी डेथ हो जाए, क्योंकि वो ऐसे ही रफ वेदर में फंसे हुए हैं। अब 6 जैन को क्या होता है उनकी कंडीशन तो वर्स है ही, उस वर्स कंडीशन में शू उनके पास आती है और उनको कैरिकेचर्स दिखाती है उनके, उसने अपने फादर और मदर के कैरिकेचर्स बनाए हुए हैं, वो उनको इस क्रिटिकल कंडीशन में भी हंसाने की कोशिश करती है, वो उनको कार्ड भी देती है, उनके कैरिकेचर्स भी बनाती है और कुछ वर्ड्स है वो उस कार्ड में लिखती भी है शू। इसका मतलब है कि शू है वो बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, यहाँ पे उसका आर्टिस्ट का पॉइंट है वो हाईलाइट हुआ है शू का। अब नाइटर देखता है कि उनका जो मेन कंपास था वो लॉस्ट हो गया उस स्टॉर्म में। अब उसे कोई और इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसकी हेल्प से वो कुछ कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करने के बाद वो लैरी बीगल के पास जाता है और ये कहता है कि वो 185 डिग्री के कोर्स पे चलाए, क्योंकि कुछ दूर चलने के बाद यदि इस डायरेक्शन में चलाएगा 185 डिग्री के कोर्स पे चलाएगा तो उन्हें बहुत जल्दी एक आइलैंड मिल जाएगा। और वो ये कहता है लैरी से कि हम लकी हुए तो हम 5 PM से पहले ही या 5 PM तक वहाँ हम पहुँच जाएंगे उस आइलैंड पे। और ये सब कह के वो ऊपर की जो अपर बंक होती है उस पे जाके वो सो जाता है। अब उसकी आँख खुलती है 6 PM पे, तो नाइटर उठता है तो टाइम देखता है तो 6 PM हो जाते हैं। अब उसे ये लगता है कि उन्होंने उस आइलैंड को पीछे छोड़ दिया, वो बहुत आगे आ गए हैं, तो बिल्कुल घबरा जाता है वो, क्योंकि वही उनकी हेल्प का सोर्स था वो शायद पीछे रह गया। अब बच्चे उसके पास आते हैं तो जॉन ही कहता है कि डैडी तुम वर्ल्ड के बेस्ट डैडी हो, तो वो ये कहता है कि ऐसा क्यों, और साथ में जॉन उसको हक करने के लिए पूछता है, तो वो कहता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि तुमने एक आइलैंड को फाइंड आउट कर लिया, तो कहता है कि कैसे, वो कहता है कि हाँ हमारे सामने आइल एम्स्टर्डम आइलैंड है। तो नाइटर को बिलीव नहीं होता, वो फटाफट से बाहर जाके देखता है कि उनके सामने एक आइलैंड होता है जो कि आइल एम्स्टर्डम आइलैंड है। और जो आइल एम्स्टर्डम आइलैंड है ये ब्लैक पीस ऑफ वैल्कनो रॉक विद लिटिल वेजिटेशन एंड इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे
उसको इस आइलैंड को देख के सभी बहुत ही अच्छा फील करते हैं और मॉर्निंग को 28 इनहेबिटेंट इस आइलैंड से उनके पास आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं मॉर्निंग को, तो दोबारा से उनके पैरों के नीचे लैंड होती है तो उन सबको बहुत ही अच्छा लगता है। अब नैरेटर है वो सबके बारे में सोचता है, वो सबसे पहले सोचता है लैरी और हर्ब के बारे में जो कि क्रूमैन है। वो उनके बारे में ये सोचता है कि इतनी रफ कंडीशन थी, इतना रफ वेदर था, उसके बाद भी दोनों ऑप्टिमिस्टिक भी रहे और दोनों ने लगातार काम भी किया। उसके बाद वो सोचता है लिटिल गर्ल शू के बारे में। शू के बारे में क्या सोचता है कि लड़की इतनी छोटी थी उसके बाद भी उसने ये नहीं बताया कि उसको बहुत डर लगी हुई है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि जिस टाइम पे उसके फादर बोट के रिपेयर में लगे हुए हैं तो उस टाइम पे वो उसको वरी करे, इसीलिए वो कुछ बताती नहीं है। और बाद में 6 माइनर्स ऑपरेशन करने के बाद वो ठीक हो पाई थी। उसके बाद वो जॉन के बारे में सोचता है जो उसका सन है, कि जॉन है वो छोटा सा है, उसके बाद भी वो मरने से भी नहीं डरता था। और स्टूडेंट्स इस टाइप से आपकी इस चैप्टर की समरी है वो ओवर होती है। तो आई थिंक आपको समरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।